आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से है। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर तुम सभी को। राजेंद्र, ओ राजेंद्र, तुम सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, कैसा रहा तुम लोग का न्यू ईयर कल? बढ़िया रहा है? अच्छा, तो आज ही उठ रहे होंगे परसों से? ठीक है नहीं प्रहलाद? कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो परसों से आज ही उठ रहे होंगे, है ना? 31 के बाद फिर आज ही उठ रहे होंगे सीधे। ठीक है। हाँ बेटा, उत्तराखंड है बेटा आज तो। उत्तराखंड है ना आज? हिंदी कैसे है आज? उत्तराखंड है बेटा। ऐसा कैसे हो गया बेटा? सोमवार मंगल बुध पढ़ाता हूँ तुम्हें मैं। सोमवार मंगल बुध जब मैं दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ तब हिंदी और पढ़ाता हूँ ना। उत्तराखंड ना आज? ठीक है। तो बेटा मैं आपको मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मुझे कौन बताएगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? अबे कौन सा वंश हो गया? अभी कुलुत वंश आपका हो गया था है? कुलुत वंश आपका हो गया था, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें आगे कहानी। आगे की बेटा कहानी में स्टार्ट कर लो है। आगे की कहानी बेटा हम लोग स्टार्ट कर लें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो अब बेटा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। बेटा हमारे यहाँ पे हम लोग के उत्तराखंड के इतिहास में हम जहां बात कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा बात समझते हैं बेटा। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो बेटा सबसे पहले हमारी जो कहानी शुरू होती है वो हमारी पाषाण काल से होती है। कहां से? पाषाण काल से बेटा हमारी कहानी स्टार्ट होती है। कहां से कराएंगे? बे पाषाण काल। ठीक है, बे आपका स्टोन एज। बेटा पाषाण काल के बाद बे जो दूसरा आपका आता है, कौन सा आपका बे? कौन सा आपका बे? सिंधु घाटी सभ्यता। थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल आता है, ठीक है। वैदिक के बाद वैदिक काल में आपका पूजा कर्मकांड ये सब जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो बेटा कुछ लोग इसको कुरीतियों के तौर पे लेते हैं और बेटा इनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हैं। तो बेटा इसी क्रम में आपके दो लोग सामने आते हैं। एक आपका तो कैसा बन रहा है? डाकू जैसा ही ठीक है। तो वैदिक काल में पूजा और बेटा कर्मकांड बढ़ते हैं, तो इनसे बाहर निकलने के लिए गौतम बुद्ध और बेटा महावीर स्वामी आगे आते हैं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बढ़ावा देते हैं। ठीक है बेटा, वैदिक काल में जो धर्म आपका चलता है इसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। वैदिक काल में पहले लोग छोटे छोटे बेटा जनों में रहते हैं, कबीलाई समाज में रहते हैं। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में फिर जन में जल मिल जाते हैं, तो ये फिर आपका जनपद बन जाते हैं। कहा? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है बेटा, फिर थोड़ा आगे चल के जनपद में जनपद बेटा मिल जाते हैं, मतलब एक दूसरे को जीत लेते हैं। लड़ाई बेटा होती है गाय की वजह से। गाय को यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण धन माना गया है। जब जनपद में जनपद मिलते हैं तो आपके महाजनपद बन जाते हैं। तो बेटा वैदिक काल के बाद आगे चल के 16 बेटा महाजनपद आपके बनते हैं। 16 महाजनपद आपके बनते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद जो है इनका उल्लेख आपको अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो बेटा आपके 16 महाजनपद हैं, इनमें से एक महाजनपद बहुत आगे निकल जाता है, जैसे हम बोलते हैं क्या? मगध। जैसे हम मगध से हम कहते हैं, हम कहेंगे मगध। बेटा जो आपका ये मगध है, ये मगध सबसे महत्वपूर्ण बेटा आपका एरिया होता है। बिहार वाला एरिया है, ये गंगा नदी के बेटा आसपास वाला एरिया है, तो बहुत ज्यादा बेटा ये उपजाऊ होता है, इसलिए सभी लोग यहां राज करना चाहते हैं। तो अब 16 महाजनपदों में बेटा फाइनली इस पे बेटा जो अधिकार सबसे पहले करते हैं वो वृहद्रथ वंश के लोग करते हैं। कौन? वृहद्रथ वंश के लोग करते हैं, मतलब इसी महाजनपद को बेटा लेकर के लड़ाई होती है। तो फाइनली बेटा यहाँ पे 5 जो डायनेस्टी हैं वो शासन करने में सफल होती है। सबसे पहला कौन? बेटा पहला आपका बृहद्रथ वंश आता है। दूसरा आपका यहाँ पे हरियक वंश आता है। शिशुनाग वंश आता है तीसरा। चौथा यहाँ पे नंद वंश आता है और बेटा पांचवा आपका मौर्य वंश आता है।
ठीक है बेटा बे, जब यहां पे मौर्यों के अंदर बेटा सबसे मेन शासक आपका बे, बेटा पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य रहता है बे, दूसरा आपका बिंदुसार रहता है, बिंदुसार, तीसरा आपका बे अशोक रहता है। ठीक है भाई, जब तक आपका अशोक होता है तब तक बना बे भारत के आसपास, ठीक है भाई, कोई भी शक्ति जन्म नहीं लेती है। बट आप लोग भी देखते हैं कि उत्तराखंड में भी कुड़िंद जो थे, वो कुड़िंद जो था बे, वो मौर्यों से पहले हुआ करते थे, जिन्हें हम पूर्ववर्ती कुड़िंद हम कहते हैं। और मौर्य के टाइम पे जो मध्यवर्ती कुड़िंद थे, मैंने आपको समझाया था, उनके कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब बेटा उस टाइम पे उनका शासन नहीं चलता था। और बेटा इन लोगों ने अपनी राजधानी में कहां लेके गए थे लोग, कालकूट कालसी लेकर गए थे। बेसिकली जो कुड़िंदों की राजधानी नहीं हुआ करती थी, वो इन्हीं की राजधानी हुआ करती थी बे, ये मौर्यों की है ना बे, मतलब मौर्य बेटा बे, अशोक जो वहां से आते होंगे वो कालसी तक ही पहुंचते थे, श्रीनगर तक नहीं पहुंचा करते थे। ठीक है, और बे तो मौर्यों, जब मौर्य के बाद ना बे, जब मौर्य के बाद आपका मौर्योत्तर चला, मतलब अशोक जब समाप्त हो गया, ठीक है बे, भाई मौर्य के बाद क्या चला आपका बे, मौर्योत्तर आपका चला, मौर्योत्तर चला भाई। अशोक तक तो यहां पे की शक्ति ने जन्म नहीं लिया, ठीक है तब, लेकिन जब मौर्योत्तर चला तब क्या हुआ बेटा, मैंने आपको समझाया था यहां पे, तब पश्चिम से कुछ शक्तियों ने बेटा क्या किया, यहां पे आक्रमण किया, कितना बे, पश्चिम से बेटा यहां पे कुछ शक्तियों ने आक्रमण किया, जिनमें कौन कौन है आपका पे बे, सबसे पहले कौन आप पे, हिंद यवन, बेटा दूसरे आपका पे शक, तीसरे आप आपके पल्लव, चौथा आपके यहां पे कुषाण। ठीक है, मौर्योत्तर में, मौर्योत्तर के टाइम पे उत्तराखंड में जिन लोगों ने शासन किया, ठीक है, मौर्योत्तर के टाइम पे उत्तराखंड में जिन लोगों ने शासन किया, सर वो कौन कौन लोग हुए बे, आपका मौर्योत्तर में मतलब बे, मतलब अशोक के बाद बेटा उत्तराखंड में कौन है यहाँ पे, शकाय, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, शकाय। बेटा शकों की बात कौन है यहाँ पे, कुषाण आए, कुषाण आए, मैंने आपको पढ़ा दिया था। कुषाण जो बे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, कुषाण, कुषाणों के तक बेटा, कुषाणों तक भी उत्तराखंड में किसी ने अपने फन ऊपर नहीं निकाले, ठीक है। लेकिन जब बेटा कुषाण समाप्त हो गए, कुषाणों के बाद बेटा उत्तराखंड के अंदर बेटा मैं कहां की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड में यहां पे कुछ छोटी छोटी शक्तियों ने बेटा यहां पे जन्म लिया। वो छोटी शक्ति बेटा कौन कौन सी आपका बे, कुषाणों के बाद जो आई 3 शक्ति में आपको बे, योद्धे हुए पहले आपका बे, कब बे, पहले कब बे, योद्धे बेटा आपके हुए, योद्धे, दूसरे बेटा पे जो आपके कुड़िंद पहले समाप्त हो गए थे बे, फिर बेटा आपके परवर्ती कुड़िंद आए, परवर्ती बेटा आपके कुड़िंद आए, फिर तीसरे बेटा बे, अब फिर आपका बे वर्ष गौड़िया, बेटा एक इन लोगों ने जन्म लिया, वर्ष गौड़िया, बेटा एक आपके साथ बे, आपका फिर एक मित्र वंश बेटा पैदा हुआ, और बेटा लास्ट में आपका बे कुलुत वंश बेटा आपका पैदा हुआ। मैंने आपको समझाया था, ये बेटा कब की बात चल रही है आपके यहां पे, मौर्योत्तर के टाइम की, मौर्योत्तर के टाइम की, जब हर्ष समाप्त हो गया था केंद्र के अंदर, ठीक है बेटा, उसके बाद भारत में इन शक्तियों ने जन्म लिया। अब भाई मौर्योत्तर के बाद बेटा अगला जो राजवंश आया वह मगध में, वो बेटा आपके गुप्त, कौन आपका बे, गुप्त आए, ठीक है। गुप्तों के समय गुप्तों का शासन उत्तराखंड तक विस्तृत नहीं दिखा, ठीक है। जहां बेटा पे गुप्तों में पहला राजा हमका पे श्रीगुप्त दिखता है, जिसने गुप्त वंश की स्थापना करी। इसके बाद बेटा गुप्तों में एक से एक महान राजा आते हैं, कुमारगुप्त आता है, समुद्रगुप्त आता है, ठीक है। लास्ट शासक आपका पे जो स्कंदगुप्त आता है, वो भी उत्तराखंड तक शासन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बेटा जब गुप्तों के बाद शासन बेटा आता है किसका, गुप्तोत्तरों का, किसका का बे, गुप्तोत्तर का बेटा शासन आता है। जब वहां बोले तो मगध में, बेटा मगध में जब हर्षवर्धन का बेटा शासन आता है, हर्षवर्धन का शासन, हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को बेटा कहां तक फैलाता है, उत्तराखंड तक फैलाता है। क्या आपका बे, बेटा उत्तराखंड में हर्षवर्धन बेटा खुद नहीं आता है, खुद यह भी अपना एक सामंत बेटा बिठाता है यहां पे, जिसका नाम क्या होता है, यशोवर्धन होता है। मैंने आपको समझाया था, यशोवर्धन, इतनी बात सबको समझ बे। अब बात समझने का बे, लेकिन कुलुत वंश और हर्षवर्धन के आने के बीच में
बेटा कौन सा टाइम पीरियड बचा? कौन सा? ये गुप्ता वाला बचा कि नहीं बचा? जिस टाइम केंद्र में गुप्ता चल रहे थे और उन लोगों ने बेटा यहां शासन किया नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जिस टाइम पे मगध में गुप्तों का राज था जो उत्तराखंड तक नहीं आए, ठीक है, उस टाइम पे उत्तराखंड में कुछ शक्तियां पनपी। बात आपको समझ में? उस टाइम पर तो क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? कुछ शक्तियां पनपी, ठीक है। तो जिनमें सबसे पहले बेटा आपके दो वंश निकल के आते हैं, ठीक है। बेटा एक को हम बोलते हैं कर्तपुर वंश, एक को क्या कहेंगे? कर्तपुरुष वंश कहेंगे। और बेटा दूसरे को हम कहेंगे छंगलेश वंश। बेटा एक को हम क्या बोलेंगे? कर्तपुर वंश कहेंगे और बेटा दूसरे का हम बोलेंगे छंगलेश वंश। छंगलेश वंश कहेंगे। क्या सभी को ये कहानी समझ में आ रही है? अब बेटा आपको ये पता चल चुका है कि अब थोड़ी देर के बाद बेटा यहां पे शासन किसका आने वाला है? हर्षवर्धन का आने वाला है, जहां बेटा हम इसके सामंतवादी शासन को देखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है बे। तो अब मैं सर कहां तक पढ़ चुका था? यहां तक मैं पढ़ चुका था, ठीक है। मौर्योत्तर के टाइम पे यहां पे क्या था मैं देख चुका था। बेटा अब मुझे क्या देखना है? गुप्तों के समय उत्तराखंड की स्थिति। हेडिंग लिख लो, गुप्तों के समय उत्तराखंड की स्थिति को समझते हैं। हेडिंग लिख लो, गुप्तों के समय उत्तराखंड की स्थिति। यहां तक की बातचीत सबको समझ में आ रही है? हेडिंग लिखो, गुप्तों के समय उत्तराखंड की स्थिति की बात कर लेते हैं। वेरी गुड, हो गया है। लिखो बेटा बे, गुप्तों के समय उत्तराखंड की स्थिति। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? बेटा जरा इसको बना लो तुम, एक ये है ना बेटा बे, एक इसको बना लो ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये हो कैसे रहा है। ये ठीक है बे, एक इसको ऐसी बना लो यहां तक का, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको बेटा ऐसी बना लो, बस बना ले पूजा बेटा। फोटो से क्या होगा? 50 फोटो होंगी तुम्हारे फोन में बेटा। अभी बना बेटा, सब तो बना रहे हैं, तुम भी बनाओ। तुम बाद में क्यों बनाओगे? तुम बाद में अलग ही क्यों बनाओगे तुम? ठीक है, ठीक है ना। तो छंगलेश बेटा वंश की बात कौन सा आ जाएगा फिर यहां पे आपका? छंगलेश की बाद हर्षवर्धन का आ जाएगा ना, ये तो आ जाएगा, ठीक है। और बेटा हर्षवर्धन कहां का था? हर्षवर्धन कहां का था बे? मोखरी का। कहां पे? मोखरी का था। तो बेटा इस वंश को हम बोलते हैं मोखरी वंश, मोखरी वंश कहेंगे, ठीक है। तो बे देखो, लेकिन कर्तपुर और छंगलेश ये रहेंगे गुप्तों के टाइम पे और मोखरी वंश रहेगा गुप्तोत्तर के समय, ठीक है। यहां तक बना लो इसको, फिर हम आगे बात समझते हैं। हो गया है? बहुत अच्छी बात है। बेटा याद रखना, उत्तराखंड के इतिहास को समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए है, अदरवाइज ये बेटा कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना। हिंद यवन बेटा लब्बे, इन्हें एंडो ग्रीक कहा जाता है। एंडो ग्रीक बोलेंगे, हिंदी यवनों को हम बोलेंगे एंडो ग्रीक, ठीक है। हिम बन गया तुम्हारा, ठीक है। बेटा याद रखना, छोटे एग्जाम में तो खाली टिक करने होते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम में बेटा आपको अभी हमेशा समझ के आधार पर लिखना होता है, ठीक है ना। चीजों को समझ के बेटा आधार पर लिखना होता है, तो वहां पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्या हो रहा है। ये रटी हुई चीज बेटा वहां काम नहीं आती है। पूजा बन गया, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, हैं?
बे, हाँ बेटा बे, जब गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर आएंगे ना, ठीक है बेटा बे, उस वंश को वो हर्षवर्धन का शासन रहेगा, उस टाइम पे यशोवर्मन यहां का रहेगा, लेकिन क्योंकि बेटा हर्षवर्धन मोकरी वंश का था, अभी समझाता हूं, तो बेटा इसलिए छंगलेश वंश के बाद बेटा हमारा जो वंश आएगा उसे हम बोलते हैं मोकरी वंश। उस वंश के अंतर्गत में हर्षवर्धन यहां शासन करेगा, अपना हर्षवर्धन नहीं करेगा, बेसिकली यहां पे यशोवर्मन शासन करेगा, इसे हम सामंतवादी शासन कहेंगे। हर्षित बात समझ में आ गई है? ठीक है, यशोवर्मन, यशोवर्मन नाम है इसका, यशोवर्मन, ठीक है बेटा आपने ये कर लिया होगा बेटा। तो मैं कोई दिक्कत नहीं किसी को ऊपर, ठीक है बेटा पे। तो अब हेडिंग लिख ला पे, तो हेडिंग लिख ला पे, तो बेटा हम फाइनली बेटा हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, फाइनली बेटा हम लोग कहां पहुंच चुके बेटा बे, हम पहुंच चुके बे गुप्तों के अंदर में, गुप्त वंश में। भाई देखो गुप्तों में इनके बेटा समकालीन, इनके पैरेलल, इनके समकालीन, समकालीन की बेटा बात करते हैं। देखो तो बेटा बे उत्तराखंड के अंदर कितने वंश चल रहे हैं आपके, 2 वंश चल रहे हैं बेटा बे। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 वंश, ठीक है। तो 2 वंश बेटा आपको कौन कौन चल रहे हैं, एक आपका बे कर्तपुर, एक कौन सा आपका कर, बेटा ध्यान रख बे, कर्तपुर अलग है और कत्यूर अलग है, ठीक है बे। एक आपका चला लिखो कर्तपुर, कर्तपुर, ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका छंगलेश, छंगलेश बेटा, एक आपका है कर्तपुर, दूसरा आपका है छंगलेश, ठीक है, वेरी गुड ना बे। अगर हम कर्तपुर की बेटा बात करते हैं तो कर्तपुर की देखो जानकारी, सबसे पहली बात देखो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भाई कर्तपुर की जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, बेटा हमें किससे मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इंस्क्रिप्शन से इसकी जानकारी हमें मिलेगी। प्रयाग लिख लो, प्रयाग प्रशस्ति से बेटा हमें इसकी जानकारी मिलती है। सर ये प्रशस्ति क्या होती है अतुल? अतुल प्रशस्ति हम उसे कहते हैं जो किसी राजा की तारीफ में, प्रशंसा में कुछ लिखा गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रशस्ति, ठीक है। बेसिकली आपका जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें सर किसकी तारीफ लिखी हुई है, समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की बेटा तारीफ लिखी हुई है। देखो ये गुप्त वंश का शासक बेटा आ गया है, इसलिए इनकी जानकारी हमें यहां मिल रही है, ठीक है बे। समुद्रगुप्त की बेटा जानकारी मिल रही है हमें ये, और ये तारीफ बेटा कहां लिखी हुई है, प्रयाग प्रशस्ति, मतलब बे एक अभिलेख है जहां ये बात लिखी हुई है, ठीक है। बेटा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बेटा एक आदमी ने लिखी है, अब राजा खुद तो ना लिखेगा, ठीक है बे, लिखने वाले तो अलग होते हैं। ये लिखी है हरिसेन ने, बेटा किसने लिखी है प्रशस्ति आपका बे, हरिसेन ने लिखी है, बेटा याद रखना आता रहता है, हरिसेन ने बेटा आपकी लिखी है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने लिखी है, ठीक है। किसकी बेटा तारीफ है ये, किसकी तारीफ है ये, समुद्रगुप्त की तारीफ की बात है, ध्यान रख लेना। हो गया है, ठीक है। अरे बे इससे जानकारी में यहां से मिलती है, सर हमें क्या जानकारी मिल रही है, देखो हमें क्या जानकारी मिल रही है, क्या हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अरे बे अगर बेटा आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बेटा ये बात कुछ ऐसी चल रही है विनोद, ये बात कुछ ऐसी चल रही है। मैंने इसमें उत्तराखंड, कोई मुझे ये बता सकता है कि बेटा बे इसमें गुप्तों का शासन कहां से कहां तक होगा, गुप्तों का जो शासन था वो कहां से कहां तक था इसमें, बेटा देखा बे ये रहे बेटा आपका बे, ये था आपका मगध, मगध बेटा वर्तमान का पटना वाला एरिया, पटना वाला एरिया उसे मगध कहते हैं, ठीक है। बट तभी तभी बार आप बेटा सुनते होंगे बिहार में, बिहार से बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बिहार को दोबारा मगध बनाना है, वहां के जो नेता वेता लोग होते हैं इलेक्शनों के टाइम पे ऐसी भाषणबाजी करते हैं कि हमें दोबारा इसे मगध बनाना है, ठीक है ना। अब बहरहाल जो भी है बेटा बहरहाल जो भी है, तो ये जो बेटा आपका मगध था, मगध था, मगध के अंदर बेटा 16 महाजनपद आया करते थे, मगध ने सभी महाजनपदों को अपने में मिला लिया था जीत जीत करके, ठीक है बे। तो महाजनपद जो थे बेटा यहां से देखा बे, यहां बेटा आपका एक गांधार हुआ करता था, ठीक है बे, इसके बगल में आपका काम्बोज हुआ करता था, ये कुछ महाजनपद हुआ करते, ठीक है बे। इधर आपका कौशल, पांचाल, बहुत सारे आपके हुआ करते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है ओवरऑल मगध बेटा साम्राज्य आपका लगभग यहां से बेटा आपका फैला हुआ था, लगभग यहां से आपका बे इधर तक बेटा आपका लगभग ऐसे फैला हुआ था। कौन बेटा बे,
मगध साम्राज्य। क्लियर है? तो बेटा भाई मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा बेटा आपकी ये रही, और बेटा इसके उत्तर में उत्तराखंड आपका ये रहा, ये तो आपका उत्तराखंड है, ठीक है। तो भाई इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे बेटा हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक वंश हुआ करता था जिसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कर्त्रपुर वंश। ठीक है बेटा, इससे हमें जानकारी क्या मिलती है कि गुप्त साम्राज्य के उत्तर में कौन सा आपका पे? कर्त्रपुर नामक बेटा एक राजवंश यानी कि डायनेस्टी बेटा एक हुआ करती थी, वंश था। ऐसी हमें यहां से जानकारी प्राप्त होती है। हो गया है, इतनी बात की सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं आपका बे? वेरी गुड बेटा। बे देखा भाई नंबर 1 तो बेटा कहानी ये हो गई। भाई दूसरा देखो, दूसरी जानकारी हमें कर्तपुर के बारे में सेकंड जानकारी जो है प्राप्त होती है। भाई एक आदमी है जिसका नाम है राजशेखर। एक का नाम क्या है? राजशेखर। राजशेखर की किताब है जिसका नाम क्या है अचित? काव्य मीमांसा। ठीक है बे। तो इसकी जो दूसरी जानकारी मिलती है वह मिलती है काव्य मीमांसा से। इसकी जानकारी हमें काव्य मीमांसा से मिलती है, जो सर बुक किसकी है? रिटन बाय बेटा कौन है ये? तो बे राजशेखर। ये बेटा बुक है, देखो ये बुक है राजशेखर की बुक है, राजशेखर की बुक है। बुक किसकी आपकी? ये राजशेखर की ये बुक है। हो गया है भाई। अगर राजशेखर की आपकी बेटा बुक है, ये भी हमें एक जानकारी दे रही है बेटा, ये हमें एक जानकारी देती है। सर ये हमें क्या जानकारी दे रही है बेटा? ये हमें जानकारी देती है कि जो आपका ये हिमालय है, देखा भाई हिमालय कहां से कहां तक आप भाई आपका जम्मू कश्मीर के बेटा आपका एक पर्वत है यहां पे, जम्मू कश्मीर कौन सा? नंगा पर्वत। ठीक है बेटा और यहां से यहां बेटा आपका एक पर्वत पड़ता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत के बिठार में, इसे हम कहते हैं नामचा बरवा पर्वत। इसे हम क्या बोलते हैं? नामचा बरवा पर्वत। तो भाई काव्यमीमांसा कहती है कि हिमालय के जो आपका बेटा हिमालय है, इसकी दक्षिणी सीमा पर एक नगर हुआ करता था, एक नगर था जिसका नाम था कार्तिकेयपुर नगर। नाम कहते हैं कार्तिकेयपुर नगर। ऐसा कौन बोल रहा है? काव्यमीमांसा बताती है। वे कहता लिखो कि हिमालय की तलहटी मतलब उसके नीचे, हिमालय की तलहटी में भाई एक नगर था, बताता है नगर। कौन सा नगर था? कौन था बे? कर्त्रपुर। देखो कर्त्रपुर ऐसे लिखेंगे, कर्त्रपुर नगर। बे कार्तिकेयपुर नब्बे। ये तो प्रयाग प्रशस्ति हो रही है। ये कहता है, ये तो कह रहा है कि कर्त्रपुर जो था एक वंश था। ये कह रहा है कि कर्त्रपुर हमें, मैं क्या बोल रहा हूं? अरे मैं सही है बोल रहा मैं? ओ कार्तिकेयपुर नगर था। ओके कार्तिकेयपुर बेटा क्या था पे? एक नगर था। कार्तिकेयपुर बेटा एक नगर था। ऐसा कौन बोल रहा है? काव्यमीमांसा। ठीक है भाई। और बेटा जो कार्तिकेयपुर नगर था, यहां बेटा एक राजा राज करता था, यहां का एक शासक था, यहां का बेटा एक शासक हुआ करता था कार्तिकेयपुर का। ठीक है, जिसका सरनाम क्या था? खसाधिपति। जिसका नाम क्या था बे? खसाधिपति। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा मतलब बे ऐसा काव्यमीमांसा बता रही है। लिखा देखो बे, इसका जो शासक था वो था खसाधिपति। ठीक है बे, इसका नाम था लिखो खसाधिपति। खसाधिपति भाई यहां का राजा था। ठीक है, इतनी कहानी सबको समझ आ रही है। अब भाई काव्यमीमांसा ये कह रही है और ये कह रहा है। अब भाई इसका मतलब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको नीचे लिखना है। भाई निष्कर्ष देखो क्या निकल रहा है। निष्कर्ष बेटा क्या निकल रहा है? अगर हम बोला पे निष्कर्ष देखो भाई प्रयाग प्रशस्ति कह रही है कि बेटा बे इसके उत्तर में क्या था? कौन था बे? कर्त्रपुर वंश था। ठीक है,
और बेटा ये आपका पे जो मीमांसा है बेटा ये क्या कह रही है कि इसके दक्षिण में एक राजा था खशाधिपति, और बेटा नगर कौन सा था आपका? कार्तिकेयपुर नगर। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला? कि भाई कंक्लूजन ये निकला है कि बेटा भाई गुप्तों के टाइम पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड बेटा बे, उत्तराखंड बेटा बे कौन था बे? एक बेटा आपका बे कौन सा? कार्तिकेय, ठीक है ना बे? कार्तिकेय, कार्तिकेयपुर नामक बेटा क्या था पे? एक नगर था, ठीक है बेटा। इस नगर के अंदर जो बेटा पे जो वंश था वो वंश कौन सा था आपका? कब्बे कर्तृपुर वंश। भाई यहां पे जो आपका वंश था वो था कर्तृपुर वंश, ठीक है। और बेटा इस वंश का जो शासक हो गया, शासक, वो सर कौन हो गया आपका? खशाधिपति हो गया, खशाधिपति। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है? भाई इस वंश का राजा कौन होगा? बे खशाधिपति हो गया, वेरी गुड, ठीक है। भाई इसका नाम आपका बे हो गया, बे खशाधिपति हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां पे किसी को? अब बेटा अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो भैया फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। निष्कर्ष हमारा ही निकल जाता है। निष्कर्ष बेटा आपसे को बे खशाधिपति बेटा किस वंश का राजा था? तो कर्तृपुर बेटा वंश का राजा था ये। और बेटा कहां था ये? बेटा बे कार्तिकेयपुर, ठीक है। और बेटा इस राजा की राजधानी कहां जाएगी फिर आपका? बे कार्तिकेयपुर, ठीक है बे। इसकी राजधानी आपकी है कार्तिकेयपुर, इस आदमी की राजधानी है। हो गया है? अब जरा बात समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई है। अगर बेटा आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है फिर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कुछ बोल रह गया? कोई कुछ बोल रह गया? ठीक है। अब एक दूसरी कहानी, ठीक है बे। भाई जो आप देखो एक निष्कर्ष आपका निकलता है, ये ठीक हो गया। बे भाई कहानी एक और निकलती है, देखो कहानी के बे जो बेटा आपका ये राजा आपका कौन है? ये खशाधिपति, बे खशाधिपति बेटा आपका जो राजा है इसका बेटा एक अन्य नाम भी आता है, इसे एक अन्य नाम भी आता है। क्या आता है बेटा बे? इसका एक अन्य नाम क्या आता है? लिखो बेटा बे, लिखो शकाधिपति। इसका बेटा एक अन्य नाम क्या आता है? शकाधिपति। देखा बे शकाधिपति, हाँ बेटा बे इसी का एक नाम आता है। खशाधिपति को बे शकाधिपति भी कहा जाता है, इसे शकाधिपति बेटा कौन बोले उसका? बे इसे शकाधिपति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। हो गया है? वेरी गुड। अब ना बे जरा बात को समझने का बे प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे बात कुछ ऐसी है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को हम देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री को, जब बेटा मगध में बेटा शासन था किसका? गुप्तों का बेटा यहां पे शासन था, ठीक है। गुप्तों में बेटा बे एक राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त। कौन था बे? चंद्रगुप्त बेटे एक राजा हुआ करता था, ठीक है। चंद्रगुप्त के बेटे समय यहां पे शकों ने आक्रमण किया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। भाई जब यहां बेटा बे देखो शकों ने पहले भी आक्रमण कर दिया था, पहले भी किया था, और इसके टाइम पे भी किया, कई बार शकों ने आक्रमण किया, ठीक है। भाई शकों ने पहले बेटा आक्रमण कब किया था? मौर्योत्तर के टाइम पे। वही तो आपने पहले मैंने आपको शक पढ़ाए थे, फिर कुशाण पढ़ाए, ठीक है। भाई उन्होंने पहले भी आक्रमण किया था और बाद में भी किया। गुप्तों में शुरुआती जब बेटा आपका चंद्रगुप्त था तब बेटा शकों ने आक्रमण किया। किसने किया? शकों ने, ठीक है। लेकिन बेटा बाद में जब इनका सबसे मजबूत और अंतिम बेटा स्कंदगुप्त आएगा तब इनके ऊपर हूण आक्रमण करेंगे। कौन का बे? हूण आक्रमण करते हैं। तोरमान और मिहिरकुल दो लोग का नाम आता है, इतनी बात सबको समझना बे। लेकिन प्रहलाद अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करें चंद्रगुप्त के समय आक्रमण किसने किया? बे शकों ने आक्रमण किया, ठीक है। भाई शकों ने जब चंद्रगुप्त पे आक्रमण किया तब बेटा जो चंद्रगुप्त था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा बे, बात समझना,
ठीक है। चंद्रगुप्त बेटा बे, चंद्रगुप्त का एक भाई हुआ करता था, इसका नाम था रामगुप्त। इसका नाम बेटा क्या था बे? इसका नाम था रामगुप्त। हो गया है बेटा। एक्चुअल में शकों ने बेटा आक्रमण किया किसके ऊपर? रामगुप्त के ऊपर। रामगुप्त बेटा बहुत डरपोक किस्म का था। रामगुप्त बेटा इसे युद्ध नहीं लड़ा, और शकों ने बेटा रामगुप्त से बोला कि भाई हम तेरी जान बख्श देंगे, तू क्या कर, अपनी वाइफ बेटा, इसकी एक पत्नी हुआ करती थी, उसका नाम था ध्रुव देवी। क्या बे? उसका नाम था ध्रुव देवी। और बेटा ये कहते हैं, ये बेटा बे, कि ध्रुव देवी को, मतलब इसकी जो वाइफ है बेटा, इसकी जो पत्नी है ध्रुव देवी, नाम का बे इसका ध्रुव देवी, ठीक है। तो ये कहता है कि इसको तो हमारे हवाले कर दे, इसको बेटा कहां बे? हमारे हवाले कर दे। ऐसा कौन बोलते हैं बे? शक कहते हैं, ठीक है भाई। इस बात से भयंकर बेटा गुस्सा आ जाता है रामगुप्त के भाई किसको? चंद्रगुप्त को, ठीक है। चंद्रगुप्त को बेटा गुस्सा जब आता है, चंद्रगुप्त बेटा क्या कर देता है? आक्रमण बेटा कर देता है किसके ऊपर? इन शकों के ऊपर बेटा ये आक्रमण कर देता है, ठीक है। और बेटा पे इन शकों को बेटा आक्रमण करके इसकी बेटा क्या करता है? ये हत्या कर देता है। कौन बेटा हत्या कर देता है? चंद्रगुप्त। ये इसकी बेटा हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद ये बेटा अपनी उपाधि धारण करता है, उसे कहते हैं शकारी। उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? शकारी। तो बेटा शकारी की उपाधि कौन धारण करता है? चंद्रगुप्त। ये अपनी शकारी की बेटा उपाधि धारण करता है। शकारी का सर मतलब क्या है? शक प्लस अरि। अरि मतलब बेटा क्या होता है? शत्रु। पढ़ा रखना बे, अरि मतलब शत्रु, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर्परी, तो सांप का शत्रु गरुड़ होता है। ऐसे में आपका बे शकारी मतलब शत्रुओं का शत्रु। अब जरा बात समझना भाई, क्योंकि शक जो चंद्रगुप्त है ये बेटा इसकी हत्या करके बेटा अपने शकारी को बधान करता है। और इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वो बेटा वहां ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया और शकारी की बधान करी, ठीक है। इसकी बेटा हत्या करके जो चंद्रगुप्त है ये बेटा अपनी भाभी से बेटा क्या कर लेता है? ये शादी कर लेता है। यहां तो कहानी ठीक हो गई है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है विनोद। अब बात यह है, जब बेटा ये शकाधिपति को नाम बेटा दे दिया खसाधिपति का, ठीक है, तो बेटा इसलिए इतिहासकार एक अनुमान ये लगाते हैं कि ये जो खसाधिपति है बेटा यही क्या था आपका? ये शक हुआ करता था। इतनी बात सबको समझा बे? मैंने क्या समझाया अतुल? भैया आपको जो खसाधिपति है ये कौन है? ये शक है। वही बेटा ये है जिसकी हत्या बेटा किसने करी है? चंद्रगुप्त ने। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बे इसका मतलब ये बेटा आपका शकाधिपति है, मतलब खसाधिपति है, इसकी हत्या बेटा कौन कर रहा? बेटा बे कौन कर रहा है? चंद्र बेटा गुप्त कर रहा है, चंद्रगुप्त कर रहा है। और बेटा चंद्रगुप्त इसकी हत्या करके एक उपाधि बेटा ये धारण कर रहा है। वो उपाधि सर कौन सी आपकी? कौन ना बे? शकारी, ठीक है बेटा। और कुछ पूछे न पूछे, चंद्रगुप्त की उपाधि याद रखना। कौन सी आपका बे? इसकी उपाधि है शकाधि, बे शकारी। शकारी बेटा इसकी उपाधि है, शकारी इसकी उपाधि है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, ठीक है बेटा बे। इसके नीचे इसका बे नोट करके बेटा बे इस बात को लिखो, इसको बनाओ, ठीक है बे। इसके नीचे नोट करके इस बात को लिखो जो मैंने यहां लिखी हुई है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है बे। देखो शकों ने बेटा क्या किया? पहले आक्रमण कहा बे? आक्रमण कहां किया? रामगुप्त के ऊपर। इससे बेटा ध्रुव देवी की मांग करी, इससे बेटा गुस्सा इसको आ गया, और सेकंड नंबर पे इसने आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी। और बेटा ये वही आदमी है जिसे हम यहां पे खसाधिपति कह रहे हैं। इतनी बात सपना आपको समझ आ गई है? वेरी गुड बे। भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। किनका वंश? हाँ तो खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो गया, कर्तव्य खत्म, संगलेश चलेगा, ठीक है। ये तो खत्म ही हो गया, यहां कोई राजा थोड़ा है, बड़ा एक ही था बस, खत्म हो गया, ठीक है। इनका वंश ही खत्म हो गया, चंद्रगुप्त ने इनको निपटा दे सभी को, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब जरा बात समझने का हम प्रयास करते हैं। यहां तक हो गया है?
यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई है। अब और इसको बना लो फटाफट से, बना लिया बे, ये बेटा बना लिया आपने यहां पे है। क्या हो गया बेटा, तुम कहां को हंस रहे हो? बे रामगुप्त क्या हो गया बे? रामगुप्त मरा नहीं बेटा, नहीं ये मरा नहीं है, ये मरा नहीं है, इसने तो हथियार डाल दिया, लड़ाई नहीं है। इसने कहा ले जाओ बीवी को, मुझे ना चाहिए। ये लड़ाई नहीं बेटा, ये लड़ता तब जब बोलता कि हमारा बे है आए भाग गए थे, है ना, बे लड़ा नहीं। तो लड़ाई तो तब होती ना जब ये बीवी को बचा निकाल ले जाओ, है नहीं डब्बे, तो कहे की लड़ाई खत्म। ठीक है, अब बात समझते हैं। तो अब भाई किसकी बात चली थी बेटा, किसकी बात? चंद्रगुप्त की बात चला। भाई चंद्रगुप्त के बाद फिर बेटा गुप्तों में अनेक राजाए। ठीक है बेटा, और आगे चल के भाई चंद्रगुप्तों में स्कंदगुप्त आया, और स्कंदगुप्त के ऊपर बेटा किसका आक्रमण हो गया? हुणों का आक्रमण हो गया। ठीक है, और बेटा हुणों ने गुप्तों को बेटा समाप्त कर दिया, और बेटा गुप्तों के समाप्त होते ही बेटा उत्तराखंड के अंदर कर्तपुर भी आपका समाप्त हो गया। इतनी बात सबको समझ आ गई है? वेरी गुड। ठीक है भाई, यही पे एक बात दिखा लिखो। ठीक है देखो भाई, ये रहा आपका चंद्रगुप्त भाई। इसके बाद में कौन आया? स्कंद बेटा आपका गुप्त आया। ठीक है बेटा, ये स्कंद गुप्त के ऊपर बेटा आक्रमण हो गया। देखो आक्रमण बेटा इसके ऊपर हो गया, किसी का? हुणों ने किया। ठीक है बेटा, हुणों ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया, हुण कौन थे? मध्य एशिया की एक जंगली जनजाति हुआ करती थी ये। ठीक है बेटा, आक्रमण करके अब भाई इन्होंने यहाँ पे जो गुप्त थे, गुप्तों का बेटा क्या कर दिया? यहाँ पे पतन कर दिया, गुप्तों का पतन कर दिया मतलब। ठीक है, और बेटा इसी के साथ में बेटा किसका नाश हो गया? कर्तपुर। ठीक है भाई, गुप्तों का पतन हो गया, और बेटा उत्तराखंड में भी जो आपका कर्तपुर था भाई, इसका भी पतन हो गया। वेरी गुड, हो गया है। मतलब बेटा इन्होंने उनको भी निपटा दिया, और यहां इनको भी निपटा दिया, हो गया है। अब बात समझते हैं भाई, कर्तपुर के बाद उत्तराखंड में जिस शक्ति ने जन्म लिया, बट वो कौन थी आपके यहाँ पे? छंगलेश। देखो एक बात समझना भाई, इनके बाद आने का मतलब ये नहीं है कि इनका एक भी आदमी नहीं बचा और ये पैदा हुए, ऐसा नहीं है। मेन जो नेता होता है उसे मार दिया जाता है, बाकी लोग अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, चलते फिर ये समकालीन ही है, ऐसा आप मान के चलना। ठीक है डब्बे, हो गया है। अब कॉपी के बीच में लिखो छंगलेश वंश। अगर आपका यहां चला तो यहां लिख लो। ठीक है, लिखो छंगलेश वंश की बात करते हैं। कौन सा वंश? छंगलेश वंश की हम बात करते हैं। हो गया है, ठीक है, यहां तक सबका हो गया, मिटा दो इसका बे। ठीक है, लिखो छंगलेश बेटा वंश की हम बात करते हैं। कहानी को थोड़ा समझ के चलना बेटा, वरना सब रटना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा बोलता बे? वंश कौन सा है? छंगलेश वंश। अगर बेटा आपको उत्तराखंड का इतिहास अभी आपको ठीक से बेटा समझ में आ रहा है ना, तो इंडियन हिस्ट्री आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, क्योंकि बेटा क्या करती है? रिलेट करती है एक दूसरे से, ध्यान रखना। ठीक है भाई, छंगलेश वंश की अगर हम बात करते हैं भाई, छंगलेश वंश की देखो सबसे पहले जानकारी। बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे? छंगलेश वंश की लिखो जानकारी। यहाँ पे इसकी लिखो जानकारी, इसकी जानकारी। छंगलेश वंश की लिखो जानकारी भाई, इसकी जानकारी हमें लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। लाखा मंडल अभिलेख, इसकी जानकारी हमें लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। लाखा मंडल अभिलेख से हमें इसकी यहां पे जानकारी मिलती है। ठीक है, हो गया है बेटा बे। सर क्या जानकारी मिल रही है यहां से हमें? यहां से बेटा हमें क्या जानकारी मिलती है भाई? हमें जानकारी मिल रही है कि यमुना नदी के आसपास, मतलब देहरादून का जो लाखा मंडल वाला एरिया है, कालशी आलसी वाला एरिया, ठीक है भाई, यमुना नदी के आसपास एक वंश था जिसका नाम था छंगलेश वंश। ये जानकारी मिल रही है ईसा से। ठीक है, हमको यमुना नदी के आसपास यमुना नदी के आसपास बेटे क्या था? एक वंश बेटे यहां पे था जिसका नाम क्या था? छंगलेश वंश। इसका नाम था छंगलेश वंश। ठीक है, और बेटा लाखा मंडल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है भाई, ये छंगलेश वंश के अंदर 7
राजा हुआ करते थे। छंगलेश बेटा वंश के अंदर किताब का बे 7 बेटा यहां पे राजाओं का नाम मिलता है। छंगलेश वंश के अंतर्गत में 7 राजाओं का नाम मिलता है। ठीक है भाई, कितना? 7 राजा। छंगलेश वंश बे 7 राजाओं को बेटा यहां पे उल्लेख मिलता है। 7 राजाओं का उल्लेख मिलता है। सर ये 7 राजा कौन कौन थे? बस नाम नाम बेटा लिखना यहां पे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 7 बेटा राजा बे नाम लिख लो फटाफट से। पहला राजा तो लिखो नरपति। पहला राजा था आपका बे नरपति। पहले लिखो नरपति। सेकंड राजा लिखो जयपति। जयपति। तीसरा है नामछत। ठीक है, हां जयपति आपका है नामछत। ठीक है, नामछत बेटा ऐसा नाम है ये, नामछत। ठीक है, अच्छा छाता वाला है यार, अरे छोड़ो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नामछत। ठीक है, अबे नामछत। अगला लिखो लिखो गुहेश। गुहेश। अगला है अचत्र। गुहेश। अगला वर्ड आपका है बे अचत्र। बेटा कभी आपसे पूछ सकता है कि किस वंश का राजा है? छंगलेश वंश का, बस नाम याद रखना बे अचत्र। ठीक है बेटा, अगला आपका है छंगलेश दास। ठीक है, छंगलेश दास। अगला है रुद्रेश दास। छंगलेश दास। और कौन सा पे? रुद्रेश दास। ठीक है भाई, इनमें जो आपका छंगलेश दास है ये सबसे प्रतापी राजा है। और बेटा इसी के नाम पे बेटा क्या चल रहा है आपका? ये वंश चल रहा है। प्रतापी बेटा आपका ये शासक है, इसी के नाम पे चल रहा है। और बेटा नरपति जो है भाई अभी तक जो प्राप्त हुआ है, ये फर्स्ट बेटा आपका शासक हुआ करता था, रूलर। ठीक है, ये बेटा आपका फर्स्ट हुआ करता था। इतनी बात आप यहां पे ध्यान रखना। हो गया है? ठीक है, चल भाई। तो भाई जिस टाइम पे आपका कर्तृपुर आपका निपट गया। कर्तृपुर निपट गया। कर्तृपुर कब निपटा? कर्तृपुर कब निपटा था? जब उधर गुप्त खत्म हुए थे। जब उधर बेटे क्या होता आपका पे गुप्त खत्म हुए थे, तब यहां कर्तृपुर निपट गया था। ठीक है, अब स्कंद गुप्त बेटे जब निपटा तब हमने कहा कि गुप्त निपट गए थे। स्कंद गुप्त हमने कहा गुप्त निपट गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कंद गुप्त के बाद बेटा गुप्त निपट गए। अगला बेटा शासन किसका आया? गुप्तोत्तरों का। बेटा अगला किसका? में गुप्तोत्तरों का आया। ठीक है बेटा, गुप्तोत्तरों में जो मेन था वो कौन हुआ? जिसकी वजह से हम बेटा गुप्तोत्तर को पढ़ते हैं, वो आदमी कौन हुआ? हर्षवर्धन। ठीक है बेटा, वो आदमी कौन हुआ? हर्षवर्धन। सबको एक कहानी समझ में आ रही है क्या बेटा? आप इंडियन हिस्ट्री से जोड़ पा रहे हैं? ठीक है अतुल, मैं कहानी क्या पढ़ा रहा हूं? तो बेटा मौर्य के बाद मैंने क्या पढ़ाया? उत्तराखंड का और बेटा उधर मगध का मैंने क्या समझा मैंने क्या समझाया? मतलब मौर्यों के बाद, अब भाई मौर्यों के बाद कहानी बेटा गुप्तों में, मतलब कहानी मगध में क्या चल रही है और उत्तराखंड में। बेटा दो चीजें हैं, देखो दो चीजें। एक है आपका मगध, एक बेटा क्या आपका बे, एक आपका है मगध और बेटा एक आपका है उत्तराखंड। ठीक है भाई, मगध में बेटा आपके मौर्य बेटा बे जब अशोक था तो बेटा अशोक उत्तराखंड तक अपना राज्य इसने फैला रखा था, क्योंकि हमें इसका कालस्य अभिलेख मिलता है। हम ये मानते हैं कि इसका बेटा कहां तक था? यहां तक इसका राज्य था। ठीक है बे भाई, मौर्य के बाद कौन है यहां पे? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर के अंदर बेटा विदेशी आक्रमण हुए। भाई मौर्योत्तर में कौन हुए? विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी बेटा आक्रमण हुए, जिस क्रम में बेटा उत्तराखंड में भी शकों ने राज किया और कुषाणों ने राज किया। लेकिन जब कुषाण निपट गए तो बेटा यहां पे कुछ छोटी छोटी शक्तियां जन्मी, जहां मैंने आपका वर्षगौण्य बताया, कुलुत बताया, ठीक है, मित्रवंश मैंने आपको बताया, ये वो सब आपके यहां पे रहे। ठीक है भाई, इसके बाद कौन आ गया आपका? गुप्त आ गए मगध में। गुप्तों ने बेटा यहां तक शासन नहीं किया, गुप्त उत्तराखंड तक नहीं आए। ठीक है भाई, जब यहां पे गुप्त थे तो यहां पे दो शक्तियां निकल के आई, क्योंकि यहां गुप्त थे नहीं। ठीक है भाई, कौन आप
एक आपका यहां पे कर्तृपुर आया, कर्तृपुर बेटा आपका यहां पे, और दूसरा कौन सा पे छंगलेश आया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बेटा मगध में गुप्त बेटा समाप्त हो गए, उन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। उसके साथ में ये भी खत्म हो गए। बेटा गुप्तों की बात है आपका पे गुप्तोत्तर, कौन आप गुप्तोत्तर आया, ठीक है। और गुप्तोत्तर में उत्तराखंड के अंदर, बात समझना ध्यान से, तो गुप्तोत्तर में वहां मतलब मगध के अंदर, मगध के अंदर, ठीक है भाई, कई सारे लोगों ने यहां पे राज किया, ठीक है, कई सारे लोगों ने यहां पे राज किया, ठीक है। लेकिन गुप्तोत्तर को हम बेटा जिसके लिए जानते हैं, जिसके लिए हम बेटा भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर को पढ़ते हैं, वो बेटा आपका एक खानदान होता है, जिस खानदान को हम बोलते हैं प्रभाकर वर्मन का खानदान। बेटा किसका खानदान होता है? वो प्रभाकर वर्मन का खानदान होता है, ठीक है भाई। गुप्तोत्तर में किसका खानदान? प्रभाकर कबे वर्धन का बेटा खानदान है, वर्धन है, वर्धन, ठीक है, वर्धन। प्रभाकर वर्धन की होती हैं 3 बच्चे। इसके बेटा कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे। भाई इसका सबसे बड़ा एक लड़का होता है, उसका नाम होता है राज्यवर्धन, इसका नाम में राज्यवर्धन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा लड़का होता है, इसका नाम होता है हर्षवर्धन, ठीक है। और बेटा इसकी एक लड़की होती है, इसका नाम होता है राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री वर्धन। क्या यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? ठीक है भाई, प्रभाकर जो आपका वर्धन होता है, थोड़ा समझना बेटा, ठीक है, याद रखना बेटा, अल्टीमेटली समझ काम आती है, याद रखना। ठीक है भाई, प्रभाकर वर्धन के बेटा कितने बच्चे हुए? प्रभाकर वर्धन के बेटा 3 बच्चे हुए। अब भाई जब प्रभाकर वर्धन बेटा गद्दी पर था, कहां? थानेश्वर, ठीक है। वर्धन वंश बेटा देखो बे, जैसे यहां पे ये शक्तियां जन्म ले रही ना, ऐसी बेटा जब स्कंद गुप्त मर जाता है ना, गुप्तों बेटा बे, जो इनका अंतिम शक्तिशाली राजा होता है स्कंद गुप्त, वो जब मर जाता है तब बेटा गुप्त साम्राज्य टूट जाता है, और बेटा भारत में अलग अलग बेटा जगह पे अलग अलग राज्य पनपते हैं, ठीक है बेटा। उनमें से 2 महत्वपूर्ण वंश जो पनपते हैं भाई, एक पनपता है बेटा यहां, कब की बात, मैं कब की बात कर रहा हूं अभी? मैं तब अपने गुप्तोत्तर की बात कर रहा हूं, जब गुप्त निपट जाते हैं। एक बेटा वंश आपका यहां पनपता है हरियाणा में, ठीक है, इसे कहते हैं बेटा वर्धन वंश, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्धन वंश कहते हैं। यही बेटा बे, ये जो हरियाणा बेटा वाला एरिया है, वर्धन वंश वाले जो लोग हैं, यही का बेटा राजा कौन हुआ आपका? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन बेटा यही का राजा हुआ, ठीक है। और बेटा इस प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी हुई, राजधानी वो है बेटा आपकी थानेश्वर। इसकी राजधानी क्या हुई? थानेश्वर, ठीक है। जब बेटा स्कंदगुप्त मर गया, गुप्त निपट गए, उन्होंने मार डाला, उसके बाद गुप्तोत्तर में कुछ छोटी छोटी शक्तियां पैदा हुई। उन छोटी छोटी शक्तियों में एक शक्ति बेटा वर्धनों की पैदा हुई। कहां पैदा हुई है? थानेश्वर में। देखा बे, जहां बेटा हम देख रहे हैं कि पहले पूरा गुप्तों का था ये, अब इन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया, पहले ये भी सब गुप्तों के अधीन थे, ठीक है बेटा बेटा यहां कौन सा वंश बनता आपका बे? वर्धन वंश। और बेटा वर्धन वंश के अंदर बेटा मेन कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन, ठीक है बेटा। उसका लड़का कौन बे? उसका इसका लड़का कौन हुआ भाई? राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। और बेटा दूसरा कौन हुआ आपका बे? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हुआ। सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब भाई इसी क्रम में जब गुप्त निपट गए तो बेटा एक वंश आपका इधर पनपा कन्नौज में। बेटा कहां पनपा आपका बे? कन्नौज के अंदर। सपना बेटा तुम्हें ये कहानी समझ में आ रही है? बेटा एक वंश कहां पनपा? कन्नौज में। कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। यहां बेटा जो वंश पनपा उसे कहते हैं मोखरी वंश। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? मोखरी वंश। जब गुप्त समाप्त हो गए, गुप्तोत्तरों में छोटी छोटी शक्तियों ने जन्म लिया। उन छोटी शक्तियों में बेटा एक शक्ति ने बेटा कहा? थानेश्वर में पनपी,
वर्धन वंश कहा। एक बेटा आपकी कन्नौज में पनपी, कन्नौज यूपी के अंदर, इसे हमने क्या बोला, मोखरी वंश। जैसे बेटा वर्धन वंश के अंदर हम मेन प्रभाकर वर्धन को जानते हैं, ऐसी मोखरी वंश के अंदर हम एक राजा को जानते हैं, इसका नाम होता है ग्रहवर्मन। इसका बेटा नाम क्या होता है, ग्रहवर्मन। यह है वर्धन, यह है वर्मन। ठीक है, ध्यान समझना भाई। जो आपका जो आपका प्रभाकर वर्धन है, इसकी बेटा एक लड़की होती है, कौन, राजश्री। राजश्री होती है, ठीक है। ये राजश्री की बेटा शादी हो जाती है किससे, इस ग्रहवर्मन से। ठीक है भाई, इसकी शादी किससे जाती है, इस ग्रहवर्मन से इसकी शादी जाती है। बात सब पसंद आ रही है। अब बात समझना, देखो भाई ये आपका है गंगा नदी वाला एरिया, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ठीक है भाई, गुप्तोत्तर में जो लड़ाई थी, देखो गुप्तों के टाइम पे जो मेन लड़ाई थी वो थी मगध को लेकर के, ठीक है, या इससे पहले। और गुप्तोत्तर में जो मेन लड़ाई थी वो थी बेटा इस थानेश्वर और इस कन्नौज को लेकर के, क्योंकि ये संपन्न हो गया था इन लोगों की वजह से, ये प्रभाकर बेटा वर्धन की वजह से और ये ग्रहवर्मन की वजह से, इसकी वजह से लड़ाई थी। ठीक है, यहां बेटा सभी लोग राज करना चाहते थे। ठीक है, इस वजह से यहां पे बेटा राज करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। कहां राज करने के लिए, कहां पे, अरे थानेश्वर और कन्नौज पे, यहां बेटा शासन करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र में इन दोनों को कमजोर करने की एक साजिश रची गई। क्योंकि बेटा जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे, भाई ये आपका इसका जमाई हो गया और इसका ससुर हो गया, ऐसी तो हो गई है, और बेटा हर्षवर्धन इसका बहनोई हो गया। ठीक है भाई, इनको कमजोर करना है तो एक को मारना पड़ेगा। इसको मारने के लिए एक चाल चली गई। चाल में भाई लोग को पता था कि इसे अकेले मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे मारने के लिए दो लोगों ने गुट बनाया। ठीक है सर, दो लोगों में गुट में कौन शामिल हुआ, एक तो बेटा हुआ जब ये गुप्त निपट गए थे ना, गुप्त मर गए थे, खत्म हो गए थे, बे गुप्तों में एक आदमी बचा, आप ये समझ लो। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं उत्तर गुप्त। उत्तर गुप्त यानी कि गुप्तोत्तर में, भाई गुप्तोत्तर वाले कौन है, ये गुप्त ही तो है। ठीक है भाई यहां तो आपके गुप्त थे ही थे, ये मगध में तो गुप्त थे, स्कंदगुप्त के बाद समाप्त हो गए थे। लेकिन बेटा जो एक आदमी यहां बचा उसका नाम था देवगुप्त। उसका नाम बेटा क्या हुआ, देवगुप्त। ठीक है, जिस देवगुप्त के पास बेटा यहां का राजा कौन हुआ, देवगुप्त। बेटा कौन आप, देवगुप्त। ये बेटा बेसिकली कहां का, अब कहां का है ये बेटा आपका है उत्तर गुप्त है। ये उत्तर मतलब मगध का मान लो आप। वैसे बेटा प्रॉपर ये मालवा के अंदर रहता था। कहां था, मालवा कहां पर था, एमपी में। गुप्तों के अंदर में बेटा आपका एमपी हो गया। देखो जो बेटा आपके गुप्त थे ना, ये बेटा आपका बिहार वाला एरिया है, इनके पास एरिया भैया आपका यूपी वाला एरिया पूरा इन्हीं के पास हुआ करता था। इधर बेटा एमपी वाला एरिया इन्हीं के पास हुआ करता था, ये बेटा पूरा एरिया इन्हीं के पास हुआ करता था। ठीक है ना। तो जब बेटा स्कंदगुप्त मर गया था तो अपने आप को एक आदमी ने स्टैब्लिश किया गुप्तों की बाद, बेटा वो आपका यहां मालवा में रहता था, मध्य प्रदेश के अंदर, उसका नाम था देवगुप्त। ठीक है, अब एक बात सुना बेटा, ये थे गुप्त लोग थे, ये बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, इनकी सेना भी भयंकर हुआ करती थी। ठीक है, इनके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जब बेटा इस मालवा के देवगुप्त के होते हुए, गुप्तों के होते हुए, तो एक छोटी शक्ति जो बेटा यहां थी हरियाणा में थानेश्वर के अंदर, कौन, प्रभाकर वर्मन की, ये बेटा इससे आगे निकल गया। तो इसको चिढ़ मच गई, किसी देवगुप्त को चिढ़ मच गई कि भाई मेरे होते हुए, मतलब ठीक है स्कंदगुप्त मर गया है, लेकिन अब मेरा होना चाहिए ना सब कुछ, भाई ये आदमी राज कैसे कर रहा है, तो बेटा इसको चिढ़ मच गई। अब लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है बेटा कि इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इसको मार डाले। इसने बेटा क्या किया, ये बंगाल के अंदर बेटा एक शासक हुआ, यहां आपका वर्धन पनपा, यहां बेटा आपका मोखरी पनपा, ऐसी बेटा यहां बंगाल के अंदर एक वंश पनपा। कहां बेटा, बंगाल के अंदर, जानते बेटा यही आपका पे बंगाल के अंदर आप एक वंश पनपा,
इसे कहेंगे गौड़ वंश। इसे हम कहेंगे गौड़ वंश। और इस गौड़ वंश का एक राजा हुआ, उसका नाम हुआ शशांक। इसका नाम क्या हुआ? शशांक इसका नाम हुआ। ठीक है, कहानी सबको समझ में आ गई है। अब बेटा क्या हुआ देखिए आप, ये शशांक और ये देवगुप्त, इन दोनों ने बेटा मिल करके हत्या कर डाली बेटा किसकी? इस ग्रह वर्मा की। किसकी हत्या कर दी? बोला ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। ठीक है, जब बेटा ग्रह वर्मा की हत्या कर दी तो बेटा सबको पता था कि हत्या क्यों करी गई है, क्योंकि देवगुप्त बेटा क्या चाहता है? कन्नौज पे अधिकार करना और फिर धीरे धीरे वर्धन पे अधिकार करना चाहता है। इसलिए कन्नौज के बेटा लोगों ने हर्षवर्धन से बेटा रिक्वेस्ट करी कि भैया तुम यहां के बैठ जाओ, अपनी राजधानी यहां बना लो। तो हर्षवर्धन ने अपनी बेटा द्वितीय राजधानी किसे बना दिया? कन्नौज को बना दिया और अपनी बहन के साथ यहां रहने लग गया। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब जब बेटा ग्रह वर्मा मर गया तब कन्नौज के अंदर जो मोखरी वंश था, इसका बेटा राजा कौन बन गया? हर्षवर्धन बन गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, अब जरा राज मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब हुआ क्या? ठीक है, उत्तराखंड के अंदर छंगलेश बेटा मर गया। उत्तराखंड का कौन निपट गया? आपका छंगलेश समाप्त हो गया। और उधर बेटा आपका हर्षवर्धन बेटा क्या हो गया? मजबूत हो गया। ठीक है, जब हर्षवर्धन को पता चला कि देवगुप्त ने बेटा मारा इसको, शशांक ने मारा इसको, हर्षवर्धन का विश्वास किसी पर नहीं रहा और इसने सबको कहा बेटा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो। ठीक है, इसलिए बेटा हर्ष ने एक बार फिर से पूरे भारत को अपने अधीन किया। और बेटा अपने अधीन करने के क्रम में, क्योंकि उत्तराखंड बेटा भारत से बाहर नहीं है, हर्षवर्धन ने उत्तराखंड में बेटा क्या कर दिया? अपना शासन स्थापित किया, जिसे बेटा हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे? हम मोखरी वंश के नाम से पढ़ेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसका? वेरी बेटा बेटा बात समझते हैं। लिखो बेटा, एक बात और करते हैं अब। ठीक है बेटा एक बात अब हम और करते हैं। ठीक है बेटा हेडिंग लिखो मोखरी वंश। ठीक है, छंगलेश की बेटा बात कौन आया? छंगला मोखरी वंश। मोखरी वंश हेडिंग लिखो, मोखरी वंश। बेटा हेडिंग लिख लो मोखरी वंश। ठीक है बेटा, हेडिंग क्या लिखनी है आपको? मोखरी वंश। मोखरी वंश आपने लिख दिया है बेटा, एक बनाओ ये डायग्राम जी वाला। ठीक है, बना लोगे? बना भारत का बेटा एक नक्शा बनाना है। यहां बेटा आपको लिखना है थानेश्वर, यहां लिखना है कन्नौज। करो, इतना बताता हूं। एक बेटा भारत का बनाओ नक्शा, भारत का नक्शा फटाफट से। छंगलेश वंश, मालवा में देवगुप्त बेटा हुआ मालवा में। ये थोड़ा नीचे को आप बनाना है यहाँ पे, तो थोड़ा यहां कर लेना, इसको यहां करना आपने, और यहां करना देवगुप्त को। ठीक है बेटा, तुम उत्तराखंड के साथ में आधा गुप्तोत्तर भी पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आधा गुप्तोत्तर भी पढ़ रहे हो। शशांक बेटा किस वंश का था? गौड़ वंश का। और देवगुप्त कहां किस वंश में? गुप्त वंश का था ये, यानी कि गुप्तों की बात का गुप्त वंश का। ठीक है, हाँ इधर बेटा आपका यहां थानेश्वर और यहां कन्नौज। थानेश्वर बेटा राजा आपका है प्रभाकर वर्धन और इसकी राजधानी है थानेश्वर। ठीक है, हो गया है। इतने ही तो हैं। इधर बेटा आपका वर्धन, इधर कन्नौज के अंदर बेटा आपके मोखरी हो गए,
और इधर आपका ऐसे 4 है। इधर बेटा मालवा के अंदर आपके देवगुप्त और इधर आप कहां पे, कहां, गौड़वंशी के अंदर कहां पे, शशांक। ठीक है, गौड़ वंश बेटा कहां पे, बंगाल में, इन्हें पाल वंश भी कहते हैं, पाल वंश का ही हुआ ये गौड़। ठीक है, किसके आप ना यहां बेटा देखो ये कहानी फिर अब बहुत फिर उधर की कहानी है। हाँ, मालवा एमपी। ठीक है, फिर बेटा होता क्या था बे, जब ये इसको मार डालता है ना, किसको वहां पे, ग्रहवर्मा को मार डालता है, पहले बेटा राज्यवर्धन जाता है, बड़ा लड़का, मारने के लिए। ठीक है, राज्यवर्धन बेटा क्या करता है, ये देवगुप्त को मार देता है, लेकिन शशांक के साथ में इसकी दोस्ती हो जाती है। ठीक है, फिर बेटा आपका बे शशांक इसे अपने घर खाने के लिए बुलाता है राज्यवर्धन को, और इसे धोखे से मार देता है। ठीक है, और बेटा उसके बाद फिर आपका हर्षवर्धन मारता है। ये फिर वहां की कहानी है, हम उतना आगे नहीं जा रहे हैं ना, हम अपने यहां तक रुक रहे हैं, उत्तराखंड तक ही, जितना मुझे यहां काम है मेरा हो गया है। ठीक है बेटा बे, फटाफट लिख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे। बन रहा है सबका, है क्या नहीं दिख रहा है, बता दें भाई, ये वर्धन वंश से है। ठीक है, थानेश्वर के अंदर हरियाणा में, यहां बेटा राजा है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इसकी राजधानी है थानेश्वर। यहां बेटा इसका ये बड़ा लड़का है, ये राज्यवर्धन, ये है हर्षवर्धन, ये है राजश्री। ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, लगा लो। ठीक है, कन्नौज के अंदर मोखरी वंश है, यहां का राजा है गृहवर्मन। ठीक है, मालवा के अंदर बेटा राजा है देवगुप्त, ये गुप्तों की बात का राजा है, गुप्त है। ठीक है, और इधर बेटा आपका ये बंगाल में आपका है गौड़ वंश, और यहां का राजा है शशांक। ठीक है, यहां का राजा आपका शशांक। वंश तुम्हारा बन गया है, नहीं बना है, ये बना रही है, तुम्हारा ये बना रही है, घर जाके करेगी बेटा, पेपर में भी ऐसे करना बेटा, वो लिख के आएगी तो घर आके करना, फिर है ना बेटा, पे वो पेपर में करके आ जाएगी तो फिर घर आके कर लेना है कि नहीं, तो सही बात है कि नहीं है भाई, वो अपना पेपर में करके आ जाएगी तो घर आके कर लेना आराम से, है ना बे, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक की बातचीत सबको समझ आ गई है, चल ठीक है बे। तो भाई अब मैं क्या करना बेटा बे, एक बात लिखो नीचे, एक बात लिखो, यहां तक सबका हो गया है। ठीक है, आगे लिखा देखो, लिखो हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय, थोड़ा जल्दी करेंगे, हर्षवर्धन के समय, ठीक है, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय, ठीक है, उत्तराखंड में सामंतवादी शासन चला। हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड में बेटा क्या था, सामंतवादी शासन चला, एडॉप्टेड एम्पायर इसे कहा जाता है, सामंतवादी शासन चला, सामंतवादी शासन यहां पे चला। ठीक है, हर्षवर्धन यहां स्वयं नहीं आया, हर्षवर्धन यहां स्वयं नहीं आया। ठीक है, हर्षवर्धन यहां स्वयं नहीं आया। ठीक है, लिख लो, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने यहां अपना, यहां बोले तो अपना कहां, उत्तराखंड में, यहां अपना एक सामंत बिठाया, यहां अपना एक सामंत बिठाया, जिसका नाम बेटा क्या था, यशोवर्मन। अपना एक सामंत बिठाया जिसका नाम था यशोवर्मन। ठीक है, जिसका बेटा नाम था, लिख लो यशोवर्मन। हो गया है, यशोवर्मन हो गया। एक बात लिखो, लिखो यशोवर्मन, यशोवर्मन, यशोवर्मन उत्तराखंड के पश्चिमी एरिया, मतलब बेटा कौन सा आपका, कौन सा आपका, देहरादून वाला, ठीक है, कालशी और ये वाला एरिया लिखो। यशोवर्मन उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करता था या रहता था, पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करता था। ठीक है,
यशोवर्मन उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र पर बेटा क्या करता था, ये आपका राज करता था। ठीक है, अब बात समझते हैं। देखो भाई जो आपका हर्षवर्धन है, देखो हर्षवर्धन है, ठीक है, लिख लो बेटा बे, ये आपका जो हर्ष है, वह हर्ष के समय एक चीनी यात्री आया बेटा, एक चीनी कौन आया, यात्री आया। ठीक है, इसका नाम क्या था, वेनशांग। 629 ईस्वी में आया ऐसा बताते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं फिलहाल अभी आपको। ठीक है, ये बेटा ये चीन के बेटा एक वंश का हुआ करता था, वहां भी थोड़ा बात होगा। ठीक है बेटा, एक चीनी यात्री नाम के, इसका नाम था वेनशांग। वेनसांग बेटा इसका नाम था, वेनसांग था। ठीक है भाई, वेनसांग ने ठीक है बेटा बेस ने एक बुक लिखी। वेनसांग ने बेटा यहां आया, ये एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। ठीक है भाई, इसने यहां पे संस्कृत का ज्ञान लिया और बौद्ध धर्म का बेटा ज्ञान लिया इसने, ये यहां आया। ठीक है, एक्चुअली चीन के अंदर एक वंश उजाला करता था, इसका बाप वहां का राजा हुआ करता था। किसका बाप, वेनसांग का बाप। ठीक है, तो बेटा इसके बाप के शासन में वहां पे अराजकता फैल गई, बहुत खून खराबा हो गया, कहां, चीन के अंदर। ठीक है, तो भाई इसने सब मोह माया त्याग दी और ये भिक्षु बन गया, और ये ज्ञान की बेटा खोज में ये चला वहां से, और बेटा कहां पहुंच गया, भारत। बेटा भारत में नालंदा में ये रुका, बिहार के अंदर, और वहां इसने पढ़ाई करी। ठीक है, पहले बेटा संस्कृत को इसने पढ़ा और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, और बाद में नालंदा के अंदर ये एक प्रोफेसर बन गया। ये कौन, वेनसांग। ठीक है, तो बेटा ये जहां जहां बेटा जाता था, ये वहां बेटा वहां के बारे में ये कुछ बताता था, कुछ लिखता था। जैसे बेटा आजकल के ब्लॉगर होते हैं ना, जहां जहां बेटा जाते हैं बताते कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो ऐसी बेटा ये उस टाइम का ब्लॉगर हुआ करता। कौन, अपने वेनसांग, ये उस टाइम का ब्लॉगर था। बेटा ये आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, और बेटा इसने उत्तराखंड में भी, इसने उत्तराखंड में कई जगह बेटा गया ये, और उत्तराखंड की जगह के नाम इसने बताए हैं। ठीक है भाई, इसने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम था सी युकी। ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं, शियुकी बेटा इस किताब का नाम था। भाई इसमें इसने कई हमारे जो शहर हैं इनके नाम बताए, बेटा आज हम इन्हें जानते हैं, और बेटा वेनसांग ने इनको ये नाम दिया, वेनसांग, वेनसांग। ठीक है, के नाम, या बेटा इसने जो नाम दिए। ठीक है, इनको हम बेटा फटाफट से लिख लेंगे, शहरों के नाम फटाफट लिखो, लिखो। नंबर 1 लिखो बेटा भाई सबसे पहले देखो सबसे पहले माणा गांव। बेटा पहले कौन सा आपको, नंबर 1 माणा गांव, लिखो माणा गांव, माणा गांव। भाई माणा गांव को इसने मणिभद्र कहा। माणा गांव को क्या बोला इसने, मणिभद्र, इसने से मणिभद्रपुरी, मणिभद्रपुरी कहा माणा गांव को। ठीक है, जबकि मणिभद्रा किसे बोला गया है, मणिभद्रा गंगा नदी को। ठीक है, मणिभद्रपुरी माणा गांव। ठीक है, जबकि बेटा मणिभद्रा सर किसे कहते हैं, गंगा नदी को। किसने कहा, वेनसांग ने। ठीक है भाई, इसके अलावा तब लिखो डब्बे, इसने हिमालय को लिखो पोली ही मोपुलो कहा। इसने डब्बे पोली ही, डब्बे लिखो हिमालय को, इसने हिमालय को पोली ही मोपुलो, पोली ही मोपुलो ऐसा बेटा नाम दिया इसने हिमालय को। हिमालय को बेटा इसने ऐसा नाम दिया, पोली ही मोपुलो, ऐसे बेटा एक नाम दिया इसने। ठीक है, हरिद्वार को इसने लिखो मोयुलो कहा। हरिद्वार को बेटा क्या बोला बे। ठीक है, अच्छा मैंने इधर जो लिख दिया कि बे, तुमने सही लिखा है। हरिद्वार को इसने क्या बोला बे, मोयुलो। हरिद्वार को इसने मोयुलो कहा, मोयुलो। काशीपुर को बेटा इसने गौबिशान कहा। काशीपुर जो मैंने इधर इधर लिख दिया इसको मैं ऐसा कर देता हूं, कोई बात नहीं है, अलग से हो जाएगा।
काशीपुर को बेटा इसने बे क्या बोला, गोविशाण कहा, गोविशाण, गोविशाण कहा। नानक मत्ता को इसने बख्शी कहा, नानक मत्ता को इसने बख्शी कहा, नानक मत्ता को बेटा इसने क्या बोला, बे इसने बख्शी कहा, बख्शी, हाँ लिखो, बो आधा खो है ये, बख्शी कहा, ठीक है। मुंशियारी को इसने तिकसेन कहा, मुंशियारी को बेटा क्या बोला इसने, बे मुंशियारी को, मुंशियारी को बेटा इसने तिकसेन कहा, तिकसेन, मुंशियारी को तिकसेन, ठीक है डब्बे लिखा बिगो। कालशी को बेटा इसने सुधनगर कहा है, सुधनगर, बेटा इसने कालशी को इसने सुधनगर कहा, सुधनगर। देखो भाई कालसी को अलग अलग जगह बेटा बे अलग अलग कहा जाता है, ठीक है भाई, महाभारत में, ठीक है बे सॉरी कालसी को बेटा बे अलग अलग जगह पे बे अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। जो आपका बड़ा कालसी का जो अभिलेख मिलता है वहां इसे पुलिंद क्षेत्र कहा गया है, बे पुलिंद क्षेत्र, तो थोड़ा ध्यान रखना, बे कालसी को इसने सुधनगर कहा। इसके अलावा उत्तर काशी को बड़ा इसने शत्रुघ्न नगर कहा, उत्तर काशी को, उत्तर काशी को बड़ा इसने बे क्या बोला, बे शत्रुघ्न नगर कहा, शत्रुघ्न नगर कहा। और बड़ा लास्ट में सारे बेटा उत्तराखंड को, सारे बेटा उत्तराखंड को इसने क्या बोला, ब्रह्मपुर इसने कह दिया, ठीक है भाई, पूरे उत्तराखंड को इसने क्या बोला, ब्रह्मपुर इसने कहा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी पे भाई, इसने पूरे उत्तराखंड कहा ब्रह्मपुर, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं भाई, इसके अलावा वेनसांग ने बेटा एक बात और बताई, ठीक है। वेनसांग ने बेटा क्या क्या बे, एक बात वेनसांग ने और बताई। वेनसांग ने कहा जिस टाइम पे यहां मोखरी वंश का राज था, किस वंश का, मोखरी बेटा वंश का राज था, मतलब हर्षवर्धन का शासन था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उस समय बेटा बे एक हेडिंग लिखो, बे किसके अनुसार है ये, वेनसांग के अनुसार, ठीक है। हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड की स्थिति, एक हेडिंग लिखो, वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड की स्थिति, वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड की स्थिति, वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड की स्थिति, ठीक है। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय बेटा किसकी स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति। बेटे थोड़ा बात को समझ लेते हैं, ठीक है, हो गया है, वेरी गुड भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप बात समझते हैं भाई। ये जो आपका वेनसांग है, ये वेनसांग है, वेनसांग है, ठीक है भाई। ये कहता है कि जिस समय बेटा उत्तराखंड में, जिस समय बेटा उत्तराखंड के अंदर क्या था आपका, मोखरी वंश था, मोखरी वंश था, मतलब बेटा कौन राज कर रहा था, यशोवर्मन, कौन था बे, यशोवर्मन बेटा राज कर रहा था। यशोवर्मन कौन था, हर्षवर्धन का सामंत, हर्षवर्धन का सामंत बेटा बे। जब बेटा बे मोखरी वंश में यशोवर्मन यानी कि ये आपका हर्ष का सामंत बेटा राज कर रहा था, इसका शासन यहां पे था। तो इसी के समकालीन, इसी के समकालीन, ठीक है भाई, उत्तराखंड में दो अन्य शक्तियां भी थी, दो अन्य शक्तियां भी थी। ऐसा कौन बोल रहा है, वेनसांग, ठीक है भाई। कह रहा है कि उत्तराखंड के अंदर इस टाइम पे दो और शक्तियां भी हुआ करती थी, ज्यादा बड़ी शक्तियां नहीं थी लेकिन थी बेटा। ऐसा कौन बता रहा है, वेनसांग बता रहा है, ठीक है भाई। पूछा लोगों ने भैया कौन थी फिर दो शक्तियां, भाई इसने कहा
एक बेटा शक्ति थी यादवों की, बेटा एक शक्ति किसकी थी? यादवों की शक्ति थी, ठीक है, जिसे यादव वंश या यदुवंश कहा जाता है। हम क्या बोलेंगे? यादव वंश, या ऐसे हम कहेंगे यदुवंश। एक शक्ति ये हुआ करती थी कहा, ठीक है। और सर दूसरी शक्ति कौन सी थी? भाई दूसरी थी नागवंश। बेटा क्या था बे? नागवंश। क्लियर हो गया है? ठीक है बेटा, बे देखो भाई दूसरा आपका था पे नागवंश, नागवंश, ठीक है। किसके समय? मोखरी के समय, ठीक है। भाई कुछ किताब में इसको मोखरी से पहले लिख देते हैं कि ये लोग पहले से थे। देखो भाई ये तो यही के ही हुए ना, ये तो बाहर से आया ना, ये तो यही के ही हुए, तो बेटा ये तो पहले से थे ही थे। बट इसीलिए जब मैंने आपको टाइमलाइन इसकी बताई होगी तो बेटा मैंने आपका बे कुड़िंद, शक, कुषाण, नाग और मोखरी दिखाया होगा। क्लियर हो गया है? उस पे चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, मेरे कहने का मतलब ये है भाई। तो भाई मोखरी के समय उत्तराखंड में भाई आपका बे किसका शासन है? यहाँ पे यशोवर्मन का, हर्ष का सामंत था ये। और इसके समय दो अन्य शक्ति का नाम, एक आपका यादव वंश और आपका बे नागवंश, ठीक है। भाई हेडिंग लिखो यादव वंश यानी यदुवंश, ठीक है बे। हेडिंग लिख लो यदुवंश, हेडिंग आप लिखो यदुवंश, यादववंश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आप पे हेडिंग लिख लो यदुवंश या फिर यादववंश, ठीक है। भाई क्या लिखना है आपको यदुवंशी के बारे में? क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? कोई बेटा ऐसा नहीं खाली कॉपी भर रहा होगा, सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये, ठीक है। ऐसा कोई तो नहीं है ना? क्या लिखा था? कौन सा बेटा आपको कौन सा? यदुवंश, यदुवंश या फिर यादववंश, ठीक है। भाई यदुवंशी यादववंशी के बारे में क्या क्या पढ़ना है भाई? एक बार इसकी जानकारी लिखो पहले पे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसमें लिखो जानकारी, इसकी जानकारी, ठीक है ना भाई। इसकी जानकारी हमें मिलती है सिंहपुर अभिलेख से। कहां मिला बे? सिंहपुर, सिंहपुर से मिलती है, सिंहपुर, ठीक है भाई। आपका सिंहपुर से मिलती है, सिंहपुर से नंबर 1 यहां से मिलती है। सर ये सिंहपुर कौन है? भाई यदुवंश के समय कालशी को सिंहपुर कहा जाता था, ठीक है बेटा। वेनसांग ने क्या बोला था इसको? शुद्ध नगर, अभी तो बताया था शुद्ध नगर, ठीक है बे। लेकिन यदु लोग बेटा क्या बोलते थे इसे? सिंहपुर। किसका नाम है ये? कालशी का। याद रखना बेटा, कालशी का ही नाम है, ठीक है भाई। दूसरी हमें इसकी जानकारी मिलती है लाखा मंडल से। बेटा कहां से मिलती है हमें जानकारी? आप पे लाखा मंडल से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। लाखा मंडल के अंदर क्या था? लाखा मंडल बे, लाखा मंडल के अंदर एक अभिलेख मिलता है, किसका? राजकुमारी ईश्वरा का, जो कौन थी? यादव वंश की एक राजकुमारी थी, ठीक है भाई। लाखा मंडल से हमें राजकुमारी ईश्वरा का बेटा हमें अभिलेख मिलता है, ईश्वरा का हमें अभिलेख मिलता है। किसका बेटा अभिलेख होता बे? राजकुमारी ईश्वरा का हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है। एक बात आप याद रखना, ठीक है। हो गया है, वेरी गुड बे। भाई जो आपकी राजकुमारी ईश्वरा है, ये थी डॉटर ऑफ, ठीक है। ये बेटा ये डॉटर ऑफ यानी कि पुत्री हुआ करती थी बेटा, ये किसकी? जालंधर का बेटा एक राजा था भास्कर वर्मन, उसकी पुत्री थी। हालांकि बेटा आपसे ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, फिर भी लिख लो, ठीक है। डॉटर ऑफ बेटा कौन था बे? भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन की बेटा एक पुत्री थी, जो कहां का राजा है? ये जालंधर का। जालंधर बेटा कहां पड़ता है? कहां पे? हरियाणा के अंदर, ठीक है। और बेटा ये राजकुमारी की शादी हो गई बाद में, इसकी बेटा शादी हो गई बाद में, यानी कि ये पत्नी हुई, वाइफ ऑफ कर देता हूं मैं यहां पे। वो भी बेटा जालंधर का एक राजा था, इसका नाम था चंद्रगुप्त,
ठीक है, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा गुप्त राजा है। इसका नाम जो ना था, लिखो चंद्रगुप्त। इसकी बेटा ये हुई पत्नी, वाइफ ऑफ। ठीक है, कौन? वेरी गुड, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया बे। ठीक है, तो बेटा हमने किसके बारे में देखा? हमने यदुवंश के बारे में। यदुवंश के बारे में हमने उत्तराखंड के इतिहास में कोई विशेष बेटा जानकारी आपको नहीं मिलती है। एक भाई इसकी जानकारी हमें कहां से मिलता है? राजकुमारी ईश्वरा का बेटा अभिलेख कहां से मिलता है? लाखा मंडल से। ठीक है भाई, इसके बारे में हमें इससे ज्यादा हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो जो लाखा मंडल का बेटा आपका अभिलेख है राजकुमारी ईश्वरा का, इस अभिलेख को बेटा मण का अभिलेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मण का अभिलेख। मतलब बेटा लाखा मंडल का एक प्राचीन नाम है मण। ठीक है, इसे मण का अभिलेख भी कहते हैं, मण का अभिलेख। बेटा किसका नाम बे? ये नाम किसका है? लाखा मंडल का एक प्राचीन नाम है, मण का अभिलेख भी इसे कहा जाता है। एक बात आप ये ध्यान रख लेना। इतनी बेटा कहानी सबको समझ में आ गई है? वेरी गुड। अब भाई एक आपका हो गया कौन सा आपका पे? यदुवंश। यदुवंश के बेटा समकालीन कौन सा वंश था? एक और दूसरा नागवंश। हेडिंग लिखो नागवंश, बेटा हेडिंग आप लिखो नागवंश। हो गया है बेटा, हेडिंग आप लिख लो नागवंश। कोई दिक्कत नहीं किसी पे? कौन सा वंश आ गया आपका पे? नागवंश आपका आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हेडिंग लिखो नागवंश की बात करते हैं। नागवंश ना भाई नागवंश की हम बात करते हैं तो एक बात आप सिंपल ये जानना भाई, जैसे आपके शक लोग जो थे, शक लोग ये सूर्य के उपासक थे, और उत्तराखंड के अंदर जो आपके सूर्यों के बेटा मंदिर हैं वो हमें इस बात की हमें जानकारी देते हैं कि यहां शक लोग रहा करते थे। भाई ऐसी नागवंशी लोग, केवल लोग जो थे ये नाग की वजह पूजा करते थे, और उत्तराखंड के अंदर जितने भी नाग मंदिर है बड़ा इस बात की पुष्टि करते हैं कि बेटा यहां पे नागवंश रहा करता था। ठीक है भाई, एक दो बात हम इनके बारे में पहले लिख लेते हैं। जो आपका नागवंश है ये 6ठी 7वीं बेटा आपकी ये शताब्दी में ये चला। 6ठी 7वीं बेटा सदी में आपका चला ये 6ठी 7वीं शताब्दी के अंदर आपका चला ये। ठीक है, हो गया है भाई। इसकी हमें देखो जानकारी, इसके बाद देखो हमें जानकारी भाई, इसकी जानकारी हमको सबसे बेटा मेन मिलती है एक अभिलेख से, और एक अन्य बेटा आपका दूसरा अभिलेख। दो बेटा अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। कितने अभिलेख? 2 अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। सर ये 2 अभिलेख कौन कौन से हैं भाई? एक तो आपका है गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख, आप सभी जानते होंगे इस अभिलेख के बारे में। बेटा कौन सा अभिलेख आपका? गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। आपका भी आपका है गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख में। और दूसरा आपका बेटा एक अभिलेख है, लिख लो, लिखो कश्मीर का शुद्ध महादेव अभिलेख। बेटा दूसरा कहां का आपका बे? कश्मीर का शुद्ध महादेव अभिलेख। इन 2 अभिलेखों से बेटा हमें क्या होती है? इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना भाई, जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, यह अभिलेख बेटा एक मंदिर में स्थित है, एक मंदिर में स्थित है जिसे रुद्र महेश्वर का मंदिर कहा जाता है। शिव का मंदिर है ये भाई, त्रिशूल वही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है बे, इसे हम बोलते हैं रुद्र महेश्वर का बेटा हम मंदिर कहते हैं, या हड़ा बे हाँ गोपीनाथ का भी यही है। ठीक है भाई, आपका जो आपका रुद्र महेश्वर है इसे रुद्रेश्वर भी कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है भाई, यहां पे भगवान शिव के ग्वाला वाले रूप को बड़ा दर्शाया गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हरजीत क्या बोलते हैं नाम इसका पे? गोपेश्वर। गोपेश्वर। ठीक है भाई, गोपेश्वर का आपका ये है, इसे हम नहीं, वो नहीं, गोपीनाथ नहीं। ठीक है मतलब वे
इसे हम रुद्र क्या बोले बे, रुद्र महेश्वर मंदिर या रुद्रेश्वर बे, इसे हम क्या बोलेंगे, गोपीनाथ का अभिलेख, ठीक है बे, गोपीनाथ का मंदिर, ठीक है, गोपीनाथ मंदिर। अरे भगवान शिव के ग्वाल वाला रूप है बे, ठीक है, ग्वाल वाला रूप के नाम पे बैठेगी मंदिर के नाम है इसका पे। चलो फिलहाल बेटा आप यहां पे लिखो गोपीनाथ का मंदिर, ठीक है, छोड़ो भाई। यहां पे आपका जो ये त्रिशूल है, यहां बेटा आपका जो ये त्रिशूल है, इस त्रिशूल के बेटा अभिलेख, इस त्रिशूल में 4 बेटा आपके जो आपके नाग राजा हैं इनका नाम लिखा है। कितने राजाओं के, 4। तो 4 आपके जो नाग राजा हैं इनका नाम आपको इसमें मिलता है, ठीक है। अतुल, अतुल कौन कौन से हैं, पहले लिखो स्कंद नाग, हाँ लिखा लो, पहले लिखो, तो यहां पे हम मिलता है पहला नाम है पे स्कंद नाग, स्कंद, यहां पे लिखो विभु नाग, विभु नाग, हाँ, या बे अंशु नाग, अंशु नाग, और बेटा चौथा आपका है गणपति नाग, गणपति नाग ना, गणपति नाग। और इसी को बेटा एक नाम क्या देते हैं हम यहाँ पे, नागपति नाग, ये वहां बताया था, याद आपको वहां पे, ये मैंने आपको वहां बताया था, ठीक है, याद है। अब इस ऐसे ही बेटा 4 नाम आपको कुड़िंदों के मिलते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से। अब्दुल कौन से थे, हमें शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भागवत। भागवत का हमने क्या बोला था, गौमित्र, ठीक है भाई। यहां से हमें इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती, ध्यान रखना, ठीक है सर। और हमें क्या पता है, देखो भाई गणपति नाग इसका सबसे प्रतापी राजा था, एक बात लिख लो, सबसे पावरफुल राजा आपका राजा है आपका कौन, आपका वो है आपका गणपति नाग, ठीक है भाई। देखो इसके अलावा भाई एक तो बेटा ये जानकारी हमें यहां से मिलती है, नंबर 1, ठीक है भाई। दूसरा देखो भाई कुछ आपके प्रमुख मंदिर हैं, आपको नीचे लिखना है भाई। देखो प्रमुख बेटा के यहां पे आपके नाग मंदिर, नाग मंदिर है, जो बेटा हमें क्या करते हैं, इस बात की हमें जानकारी देते हैं, ठीक है सर। प्रमुख बेटा नाग मंदिरों में पहले लिखो जौनसार का महासु नाग मंदिर, जौनसार का महासु नाग मंदिर। बेटा आपको पता होगा कि जौनसारी लोग की जो प्रमुख देवता है महासु देवता होते हैं, जौनसार का महासु नाग है, ऐसे लिखो आप, देखो जौनसार, कौन सा मंदिर आपका पे, महासुनाग देवता का मंदिर है, महासुनाग देवता, ठीक है। दूसरा लिखो टिहरी का आपका सेम मुखेम मंदिर है, टिहरी का सेम मुखेम महत्वपूर्ण बड़ा आपका मंदिर है, टिहरी का बेटा कौन सा आपका बे, सेम मुखेम, ठीक है। टिहरी का बेटा कौन सा आपका बे है, सेम मुखेम, ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट से, ठीक है बे। लिखो पांडकेश्वर का शेषनाग मंदिर, पांडकेश्वर बेटा कहां पड़ता है, चमोली के अंदर, पांडकेश्वर का शेषनाग मंदिर, ठीक है, हो गया है। पांडकेश्वर, पांडुकेश्वर ऐसे लिखा बे, पांडुकेश्वर, पांडकेश्वर, हाँ चंपा नहीं चमोली, और कौन सा बे, शेषनाग, शेषनाग बड़ा मंदिर पे, इसका बेरी नाग पिथौरागढ़ का मंदिर। ये आपके कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जो भाई इसके अलावा और भी कई मंदिर हैं, नागनाथ फागनाथ तो कई जगह आगे रहते हैं ना, ठीक है। कई सारे आपके मंदिर हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी पे, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे कुछ बातें आपको मैं और समझा देता हूं, ठीक है। देखो हर्षवर्धन जब तक बेटा यहां पे था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। आपका जो कौन आप गए, यशोवर्मन था, वो बेटा बढ़िया से राज कर रहा था, उत्तराखंड के पश्चिम वाले एरिया में रहा करता था, ठीक है भाई। कहना बेटा इतिहासकारों का यह है कि हर्षवर्धन के टाइम पे हर्षवर्धन ही राज करता था, सामंतवादी शासन था। लेकिन वेनसांग भाई एक अलग बात कह देता है कि भाई यहां पे हर्षवर्धन के समय 2 छोटी और शक्ति रहा करती थी, एक यदु लोग थे और एक कौन थे, यहां पे नाग लोग थे, ठीक है। हम फिलहाल बेटा कहानी को ये मानते हैं कि जो आपका यशोवर्मन था वो यहां पे राज करा करता था, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं बेटा बे, हर्षवर्धन का शासन रहा 606 ईस्वी से लेकर के 647 एडी तक,
बेटा कहां तक रहा? 606 से 647 तक आपका हर्ष रहा। ठीक है, जब तक बेटा हर्ष जिंदा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हर्ष मर गया 647 में, तब यशोवर्मन ने उत्तराखंड में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, कहा कि भाई मर गया हर्ष, कोई नहीं हर्ष फर्ष, मैं ही तुम्हारा राजा हूं। ऐसा किसने बोला? यशोवर्मन ने कहा भाई मैं ही राजा हूं तुम्हारा, कोई हर्ष फर्ष नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, और बेटा उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, जब बेटा आपका हर्ष मर गया तो उस समय, क्योंकि हर्ष से तो लोग बड़े डरा करते थे, पूरे भारत पे हर्ष का बड़ा शासन था। ठीक है, लेकिन बेटा जब हर्ष मर गया, अब यशोवर्मन से उतने लोग नहीं डरते हैं। इसलिए यशोवर्मन के समय यानी कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के अंदर कुछ और शक्तियां जन्मी। क्लियर हो गई? ठीक है, आज की बेटा हमारी रहेगी ये आखिरी लाइन। ठीक है, लिखो बेटा कहानी की आखिरी बात। ठीक है, लिखो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की स्थिति। हेडिंग लिखो। हाँ भाई, किसमें? इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बस ये भी हमें यहां की जानकारी हमें देता है। ठीक है, हेडिंग लिखो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। सर क्या चला हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद? देखो 90, हर्षवर्धन 606 से 647 606-647 एडी। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की स्थिति बेटा क्या रही? तेरा बात समझते देखो। ठीक है, देखा बे, हर्ष की मृत्यु के बाद। ठीक है बेटा, आज की हम आखिरी बात हम लिख रहे हैं। अब आज की आखिरी बात बे, देखो ये रहा आपका उत्तराखंड, हर्षवर्धन की बेटा मृत्यु की बात कर रहे हैं। बस ऐसे हल्का बनाना, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या चल रहा है? ठीक है भाई, जो आपका कौन है? यशोवर्मन, वो बेटा आपका पश्चिम में इधर राज करा करता था। इधर था यशोवर्मन, इधर आपका यशोवर्मन था। ठीक है, यशोवर्मन, इधर आपका यशोवर्मन हुआ करता था। कब के बाद? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। उत्तरकाशी और इसकी ये वाला क्षेत्र आप मान लो। देखो बे, मतलब बे बेसिकली जो इससे लगा हुआ है, देखो ये रहा बेटा अपना बे, कौन सा आपका बे? ठीक है, मतलब ये आपका हिमाचल, और बेटा ये वाला जो आपका ये वाला एरिया है, आप इधर मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहां ये आदमी रहा करता था। ठीक, मर कौन गया? हर्ष। हर्ष बेटा जब मर गया तो इस आदमी ने अपने राज्य का बड़ा विस्तार कर लिया। सर कहां तक फैला दिया? इधर लगभग चमोली तक। इसने अपने राज्य का विस्तार यहां तक कर लिया। किसने कर लिया? यशोवर्धन या बे यशोवर्मन ने। ठीक है, ये बेटा खुद एक सामंत था, ये खुद एक सामंत था। इसने बेटा अपने अधीन एक सामंत यहां बिठा दिया चमोली के अंदर। ठीक है सर, कहां? जोशीमठ में। मठ के 90 एक इसने अपना सामंत बिठा दिया। इसका सर नाम क्या हुआ? बसंत देव। इसका नाम हुआ बसंत देव। बस अगला हमारा आने वाला भाई अब बसंत देव। ठीक है, इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है? जरा समझने का हम प्रयास करते हैं। हो गया है? ठीक है, अब तो जिस टाइम पे आपका यशोवर्मन था, इसने अपना राज्य फैला अपने आप को स्वतंत्र कर देगा। कौन? बसंत देव। भाई हर्ष मरा, इसने अपने आप को आजाद कर लिया। अब बेटा ये मरेगा तो ये बेटा अपने आप को आजाद कर लेगा, और एक बेटा नया वंश निकल के आएगा। बेटा कौन सा? आपका कत्यूर वंश। तो हमारी बेटा अगले 2 दिनों की कहानी जो हमारी चलेगी, कल बेटा हमारा पौरव वंश चलेगा। ठीक है बे, और इससे हम इसको मार देंगे। परसों से बेटा हमारा इधर कत्यूर वंश स्टार्ट हो जाएगा। हो गए? ठीक है, तो आज तक की आपकी कहानी यहीं तक चलेगी।
ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं, कल से ओके, थैंक यू।